दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो इस स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही अच्छी, बहुत ही मनोरंजन से भरपूर कहानी है। उसके अलावा दोस्तों आज की इस कहानी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का स्ट्रक्चर है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द सिली मंकी। दोस्तों सिली एडजेक्टिव है जिसका मतलब है मूर्ख। द सिली मंकी मतलब कि मूर्ख बंदर। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आज की स्टोरी में आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस अपॉन आ टाइम देयर वॉज अ मंकी हु लिव्ड इन आ बिग जंगल। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। लिव का मतलब रहना, निवास करना, सेकंड फॉर्म में लिव्ड। और दोस्तों हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, जब हम किसी का रेफरेंस देते हैं तो हु का प्रयोग किया जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? वंस अपॉन अ टाइम मतलब एक समय की बात है। देयर वॉज अ मंकी एक बंदर था। हु लिव्ड इन अ बिग जंगल जो एक बड़े जंगल में रहता था। वन डे वाइल ही वॉज सिटिंग ऑन अ टॉल ट्री स्ट्रॉन्ग विंड्स स्टार्टेड टू ब्लो। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। जब हम पास्ट कॉन्टिन्यूस में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वॉज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग ऑफ के रूप में किया जाता है, साथ में फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है। सिट मतलब बैठना और सिटिंग इसकी फोर्थ फॉर्म है। वन डे एक दिन, वाइल का मतलब जब या फिर दौरान। वाइल ही वो सिटिंग मतलब जब वो बैठा हुआ था। ऑन ए टॉल ट्री एक बड़े पेड़ पर, एक ऊंचे पेड़ पर। स्ट्रॉन्ग विंड्स स्टार्टेड टू ब्लो। स्ट्रॉन्ग विंड्स स्टार्टेड टू ब्लो का मतलब हुआ, और ये भी हमारा पास्ट का ही वाक्य है, मतलब कि तेज़ हवाएं चलने लगी। द ब्रांच ऑन विच द मंकी वॉज सिटिंग स्टार्टेड शेकिंग इन द स्टॉर्म। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों यहाँ पर स्टार्टेड के साथ फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया गया, तो आप इसके स्ट्रक्चर को नोट कर सकते हैं। जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ वाक्य की टेल पर लगा लगी जैसे शब्द आएंगे तो वहाँ पर स्टार्टेड के साथ फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है। जैसे मान लीजिए आप वाक्य बनाते हैं वह खेलने लगा, तो इसका क्या होगा? ही स्टार्टेड प्लेइंग। तो आपको स्टार्टेड सब्जेक्ट के बाद स्टार्टेड, उसके बाद फोर्थ फॉर्म का यूज़ करना होता है। और शेक का मतलब होता है हिलना या हिलाना, तो इसे शेक कहा जाता है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? द ब्रांच ऑन विच द मंकी वॉज सिटिंग मतलब जिस शाखा पर बंदर बैठा हुआ था। स्टार्टेड शेकिंग इन द स्टॉर्म वो तूफान में, स्टॉर्म का मतलब है आंधी तूफान, वो आंधी में हिलने लगी। आगे देखिए, द मंकी गॉट वेरी स्केर्ड। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर को समझना होगा। यहाँ स्केर्ड का यूज़ किया गया है। स्केर्ड एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है डर जाना, भयभीत हो जाना। और इस वाक्य के अंदर एडजेक्टिव को वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर आप एक एडजेक्टिव को वर्ब के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं, तब वहाँ पर आपको एक सपोर्टिंग वर्ब का यूज़ करना होता है, क्योंकि डायरेक्टली आप एडजेक्टिव के साथ कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। इसलिए आपको एडजेक्टिव को वर्ब बनाने के लिए एक सपोर्टिंग वर्ब का यूज़ करना होता है। तो यहाँ पर सपोर्टिंग वर्ब के रूप में गेट का प्रयोग किया गया है, और ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, इसलिए गेट की सेकंड फॉर्म गॉट का यूज़ किया गया। तो क्या अर्थ हुआ? द मंकी गॉट वेरी स्केयर्ड। स्केयर्ड मतलब भयभीत हो जाना, डर जाना, घबरा जाना। मतलब क्या हुआ इस लाइन का? द मंकी गॉट वेरी स्केयर्ड मतलब बंदर बहुत घबरा गया, बहुत भयभीत हो गया। ही रश्ड डाउन टू द ग्राउंड एंड स्टार्टेड टू रोम अराउंड इन पैनिक एंड फियर। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? रश का मतलब होता है तेज़ी से कहीं जाना, किसी और जानो से रश कहा जाता है। सेकंड फॉर्म में रश्ड, और आप इसे नोट भी कर लीजिए।
RUSH रश का मतलब भीड़ भाड़ भी होता है, आपने ज़रूर सुना होगा, जो कि एक एडजेक्टिव है। उसके अलावा रश का मतलब कहीं पर तेज़ी से जाने को भी रश कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, ही रश्ड डाउन टू द ग्राउंड, मतलब वो तेज़ी से नीचे ज़मीन पर गया। एंड स्टार्टेड टू रोम, रोम मतलब घूमना, और वो घूमने लगा। अराउंड आसपास घूमने लगा। इन पैनिक डर में। एंड फियर मतलब डर और घबराहट में वो इधर उधर घूमने लगा। ही गॉट एन आइडिया, और दोस्तों ये पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। गेट का मतलब मिलना, प्राप्त होना, सेकंड फॉर्म में गॉट। ही गॉट एन आइडिया, उसे एक विचार आया, उसे एक विचार सूझा। एंड थॉट टू हिमसेल्फ, और थिंक टू हिमसेल्फ का मतलब होता है मन मन में सोचना, और एंड थॉट टू हिमसेल्फ, और उसने मन में सोचा। इट्स वेरी रिस्की टू सिट ऑन दिस ट्री, क्या अर्थ हुआ, उसने क्या सोचा कि इट्स वेरी रिस्की टू सिट ऑन दिस ट्री। और दोस्तों रिस्की एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है जोखिम भरा। ऐसा कोई भी काम जिसके अंदर कोई जोखिम हो उसे रिस्की कहा जाता है। तो उसने अपने मन में क्या सोचा, इट्स वेरी रिस्की टू सिट ऑन दिस ट्री, मतलब इस पेड़ पर बैठना बहुत जोखिम भरा है। द स्ट्रॉन्ग विंड्स माइट अप्रूट द ट्री। दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, अप्रूट एक वर्ब है, अप्रूट का मतलब होता है उखाड़ना। तो आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, क्योंकि वर्ब को भी नोट करना ज़रूरी है ताकि आप उन्हें अच्छे से याद कर सकें। तो क्या अर्थ हुआ, उसने क्या सोचा, द स्ट्रॉन्ग विंड्स माइट अप्रूट द ट्री। माइट का मतलब होता है शायद ही, मतलब शायद जो ये तेज़ हवाएं हैं वो पेड़ को उखाड़ दें। एंड आई विल डाई अलॉन्ग विद इट, और मैं भी इसके साथ मर जाऊंगा। डाई मतलब मरना। आई मस्ट गो अ लिटिल फार फ्रॉम दिस ट्री। दोस्तों इस वाक्य में मस्ट का यूज़ किया गया है, और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर आप किसी भी एक बहुत ही आवश्यक सलाह को दर्शाना चाहते हैं, तो वहाँ पर मस्ट का यूज़ किया जाता है, और मस्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो उसने आगे क्या सोचा, आई मस्ट गो अ लिटिल फार, लिटिल फार थोड़ा दूर, मतलब मुझे अवश्य ही थोड़ी दूर चला जाना चाहिए फ्रॉम दिस ट्री, इस पेड़ से। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, आई मस्ट गो अ लिटिल फार फ्रॉम दिस ट्री, मतलब मुझे अवश्य ही इस पेड़ से थोड़ी दूर चले जाना चाहिए। आगे देखिए, हैंस इसलिए, द मंकी वेंट एंड सैट अंडर अ कोकोनट ट्री। और दोस्तों ये हमारा पूरा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर दो क्रियाओं को दर्शाया गया है। गो की सेकंड फॉर्म वेंट, और सिट की, सिट मतलब बैठना, सेकंड फॉर्म में सैट। तो इस लाइन का क्या अर्थ निकला, हैंस इसलिए, द मंकी वेंट मतलब कि जो बंदर था वो गया, एंड सैट अंडर अ कोकोनट ट्री, और वो एक नारियल के पेड़ के नीचे बैठ गया। आई थिंक मुझे लगता है, इट इज़ सेफ़र हेयर यहाँ ज़्यादा सुरक्षित है। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी बात पर ध्यान दिलाना चाहूँगा, ये जो आपने वर्ड देखा है सेफ़र, ये एडजेक्टिव है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये सेफ़ एक एडजेक्टिव है, सेफ़। और एडजेक्टिव जो होते हैं, कुछ एडजेक्टिव होते हैं जिनकी सुपरलेटिव डिग्री होती है, तो ये वही एक एडजेक्टिव है जिसकी एक सुपरलेटिव डिग्री है। तो इसको हम किस तरह से, आप चाहें तो नोट भी कर लीजिए, सेफ़, सेफ़र, सेफेस्ट। सेफ़ मतलब सुरक्षित, सेफ़र उससे ज़्यादा सुरक्षित, और सेफेस्ट मतलब सबसे सुरक्षित। तो यहाँ पर सेकंड डिग्री का यूज़ किया गया। तो सेकंड डिग्री यूज़ करने का क्या रीज़न है, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, उसने क्या सोचा, आई थिंक इट इज़ सेफ़र हेयर, मतलब मुझे लगता है यहाँ ज़्यादा सुरक्षित है। ही थॉट उसने सोचा। तो ये जो सेफ़र है ये सेफ़ की सेकंड सुपरलेटिव डिग्री, आप इसे नोट कर लीजिए। आगे देखिए, द स्टॉर्म वॉज स्टिल ब्लोइंग वेरी फियर्सली। दोस्तों फियर्सली एडवर्ब है। एडवर्ब का अर्थ होता है ऐसा कोई भी शब्द जो किसी शब्द की विशेषता का वर्णन करता है, उसे एडवर्ब कहा जाता है। आप इस चीज़ को नोट जरूर करें। और फियर्सली का मतलब होता है बहुत ही खूंखार तरीके से। द स्टॉर्म वॉज स्टिल ब्लोइंग वेरी फियर्सली, ये जो स्टॉर्म था मतलब ये जो तूफ़ान था वो अभी भी बहुत मतलब खूंखार तरीके से चल रहा था। जस्ट वैन द मंकी सेट अंडर द कोकोनट ट्री, मतलब जैसे ही ये जो बंदर था सेट अंडर द कोकोनट ट्री, वो पेड़, नारियल के पेड़ के नीचे बैठा। टू बिग कोकोनट फेल डाउन विद अ बिग थड। क्या अर्थ हुआ, टू बिग कोकोनट फेल डाउन, और ये भी हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। FALL फॉल का अर्थ होता है गिरना, सेकंड फॉर्म में फेल। तो क्या अर्थ हुआ, टू बिग कोकोनट,
टू बिग कोकोनट्स फेल डाउन विद अ बिग थर्ड। बिग थर्ड मतलब एक जोर धड़ाके की आवाज़। तो इस पूरी लाइन का क्या मीनिंग निकली देख लेते हैं। जस्ट व्हेन द मंकी वो सेट अंडर द कोकोनट ट्री, मतलब जब बंदर जिस समय जो बंदर था वो पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, नारियल के पेड़ के नीचे। टू बिग कोकोनट्स फेल डाउन विद अ बिग थर्ड, दो बड़े नारियल एक बड़े धड़ाके की आवाज़ के साथ नीचे गिरे। आफ्टर हियरिंग द लाउड नॉइज़, और ये भारी आवाज़ को सुनकर, नॉइज़ ऑफ द फॉलन कोकोनट्स। आफ्टर हियरिंग द लाउड नॉइज़ ऑफ द फॉलन कोकोनट्स द मंकी फेल्ट एज इफ़ देयर वॉज सम बिग डिज़ास्टर कमिंग अप सून। दोस्तों लंबा सेंटेंस है, इसको थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसलेट करते हैं। और देखिए यहाँ पर एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ज़रूर ध्यान देना होगा। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ फॉलन का यूज़ किया गया है, और आप शायद जानते ही होंगे ये फॉल की थर्ड फॉर्म है। उसके अलावा दोस्तों एक और बात को आप याद रखिए, ये जो फॉलन है ये फॉल की थर्ड फॉर्म तो है, और उसके अलावा ये एडजेक्टिव भी है। तो यहाँ पर इसको एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया है, और एडजेक्टिव का मतलब होता है ऐसा कोई भी शब्द जो किसी शब्द की विशेषता का वर्णन करे। और दोस्तों यदि आप एडजेक्टिव के बारे में नहीं जानते हैं तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। मैं एडजेक्टिव को लेकर एक सेपरेट छोटी सी वीडियो बना दूंगा जहाँ पर आपको एडजेक्टिव बड़े आराम से समझ आ जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर जो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि ये जो वर्ड है फॉलन, इसको यहाँ पर वैसे तो ये फॉल की थर्ड फॉर्म में फॉलन लिए, लेकिन यहाँ पर इसको वर्ब के रूप में यूज़ नहीं किया गया। ये एक एडजेक्टिव भी है, और यहाँ पर इसको एक एडजेक्टिव के रूप में ही प्रयोग किया गया। तो इसका गिनती देख लेते हैं क्या अर्थ हुआ। आफ्टर हियरिंग द लाउड नॉइज़ ऑफ द फॉलन कोकोनट्स, मतलब क्या हुआ इस लाइन का कि गिरे हुए नारियलों की भारी आवाज़ को सुनकर या सुनने के बाद, द मंकी फेल्ट, बंदर को लगा, फील मतलब महसूस होना, सेकंड फेल्ट, द मंकी फेल्ट बंदर को महसूस हुआ, एज जैसे कि इफ़ देयर वॉज सम बिग डिज़ास्टर कमिंग अप सून। और डिज़ास्टर का मतलब था आपदा, किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा। तो उसने क्या सोचा कि जब ये मतलब जब उसने इन नारियलों की गिरने की जो भारी आवाज़ थी उसको सुनने के बाद जो बंदर था उसको ऐसा लगा कि शायद कोई बहुत भारी जो है ना प्राकृतिक आपदा वो आने वाली है, कमिंग अप सून। ही थॉट, उसने सोचा, आई थिंक मुझे लगता है, द अर्थ इज़ अबाउट टू स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब था फट जाना। तो उसने क्या सोचा, मुझे लगता है द अर्थ इज़ अबाउट टू स्प्लिट अप, कि जो पृथ्वी है, जो हमारी मतलब जो अर्थ है पृथ्वी, वो फटने वाली है। एनी मोमेंट, किसी भी क्षण वो फटने वाली है। इज़ द वर्ल्ड कमिंग टू एन एंड, क्या मतलब ये धरती खत्म होने वाली है। इज़ द वर्ल्ड कमिंग टू एन एंड। आई थिंक, मुझे लगता है, ऑल द यूनिवर्स इज़ अबाउट टू कोलाप्स सून। और यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड। कोलाप्स का मतलब होता है, दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, कोलाप्स का मतलब होता है ढह जाना, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अच्छा वर्ड है, आप इसे नोट जरूर करिए। तो उसने आगे क्या सोचा, आई थिंक, मुझे लगता है, ऑल द यूनिवर्स इज़ अबाउट टू कोलाप्स सून। और अबाउट टू का मतलब होता है जब आप कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ वाक्य की टेल पर वाला है, वाली है आएगा, तो अबाउट टू का यूज़ हम हेल्पिंग ऑफ के रूप में करते हैं। उसने आगे क्या सोचा कि मुझे लगता है कि पूरा जो ब्रह्मांड है वो ढहने वाला है, और जल्दी ही ढहने वाला है। आफ्टर इमेजिनिंग दोज कैलेमिटीज़, और दोस्तों इमेजिन का मतलब कल्पना करना, और कैलेमिटीज़ को भी आप नोट कर सकते हैं। कैलेमिटीज़ का मतलब होता है प्राकृतिक आपदाएं। आफ्टर इमेजिनिंग दोज कैलेमिटीज़ मतलब उन प्राकृतिक आपदाओं की कल्पना कर कर, द मंकी फ्लेड फास्ट, और फ्ली मतलब भाग जाना, सेकंड फ्लैट, द मंकी फ्लेड फास्ट, जो बंदर था वो बहुत तेज़ भागा। टू सेव हिज लाइफ, अपने जीवन को बचाने के लिए, अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए। सीइंग द मंकी रनिंग मतलब कि बंदर को भागते हुए देखकर। अ पैरट आस्क्ड, एक तोते ने पूछा, हे मंकी मतलब कि बंदर, वेयर आर यू गोइंग इन सच हेस्ट। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, अच्छा वर्ड है, HAST, हेस्ट, ये नाउन है जिसका मतलब होता है जल्दबाजी। तो उसने क्या पूछा, बंदर, हे मंकी मतलब कि बंदर, वेयर आर यू गोइंग इन सच हेस्ट, आप इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो। चलिए आगे देखिए। आई एम गोइंग टू सेव माई लाइफ। और दोस्तों ये जो वाक्य है, इस वाक्य में दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्य वो बनाया गया है। ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में वाक्य बनाते हैं तो इज़-एम-आर के साथ फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। तो ये उसके साथ में एक और वर्ब को जोड़ा गया है, सेव मतलब बचाना। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप दूसरी वर्ब को जोड़ेंगे तो उससे पहले आपको टू लगाना है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या उसने जवाब दिया, आई एम गोइंग टू सेव माई लाइफ, मैं अपने जीवन को बचाने जा रहा हूँ। इफ़ यू ऑल्सो वॉन्ट टू बी अलाइव। और दोस्तों देखिए यहाँ पर आज आपको कितने सारे वर्ड मीनिंग मिल रहे हैं, आप इसे भी नोट कर लीजिए।
ALIVE अलाइव, अलाइव एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है जिंदा या फिर जीवित जिसे कहा जाता है। तो उसने क्या कहा, इफ़ यू ऑल्सो वॉन्ट टू बी अलाइव, यदि आप भी जीवित रहना चाहते हो, देन फिर फॉलो मी नाउ, मेरे पीछे आओ, मतलब मेरा पीछा करो, मेरे पीछे आओ। ऑल्सो क्विकली इन्फॉर्म दिस न्यूज़, और इस न्यूज़ के बारे में जल्दी से सूचित भी कर दो, टू एवरीवन, सभी को सूचित कर दो, इन द जंगल। तो उसने आगे क्या कहा, ऑल्सो क्विकली इन्फॉर्म दिस न्यूज़ टू एवरीवन इन द जंगल, उस और मतलब कि इस न्यूज़ के बारे में सबको जंगल के अंदर खबर कर दो, इन्फॉर्म मतलब खबर कर देना। द मंकी रिप्लाइड, बंदर ने जवाब दिया। द पैरट आस्क्ड अगेन, जो पैरट था, तोता था, उसने दोबारा पूछा, बट वॉट हैज़ हैपन्ड, लेकिन हुआ क्या है। दोस्तों यहाँ देखिए हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म लगाई गई है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट में कोई भी वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर हैज़ या हैव के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो हैपन मतलब होना, और ये थर्ड फॉर्म है, और ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जहाँ पर हैज़ का यूज़ किया गया है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो क्या अर्थ हुआ, बट वॉट हैज़ हैपन्ड, लेकिन क्या हुआ है। ऑल सीम्स फाइन टू मी, दोस्तों सीम का मतलब लगना, प्रतीत होना, तो आप इसे नोट कर लीजिए। उसने क्या कहा, ऑल सीम्स फाइन टू मी, मतलब मुझको सब कुछ ठीक लगता है। यू प्लीज़ टेल मी, कृपया आप मुझे बताओ। द मैटर ब्रदर, तो उसने क्या कहा, कृपया करके ब्रदर भाई मुझे कोई मामला बताओ। द मंकी सेड, बंदर ने कहा, इट इज़ शॉकिंग न्यूज़, मतलब ये शॉकिंग न्यूज़ का मतलब था हैरान कर देने वाली खबर। उसने कहा कि ये एक हैरान कर देने वाली खबर है। द अर्थ इज़ गोइंग टू स्प्लिट सून, जो अर्थ है मतलब जो पृथ्वी है वो जल्दी ही फटने वाली है। स्प्लिट सून, और स्प्लिट का मतलब फटना, दो टुकड़ों में होना, तो फटने वाली है। वी मे नॉट बी एबल टू लिव मोर, शायद हम और अधिक जीवित नहीं रह पाएंगे। आई सो, मैंने देखा, एंड फेल्ट इट माई सेल्फ, और इसे खुद महसूस किया। और ये फील के सेकंड में फेल्ट, तो उसने क्या जवाब दिया आगे, आई सो, और दोस्तों ये सी की सेकंड फॉर्म में, सी मतलब देखना, सो देखा। आई सो एंड फेल्ट इट माई सेल्फ, मतलब मैंने देखा और इसे अपने आप मतलब खुद इसे महसूस किया। चलिए आगे देखिए। दोस्तों स्टोरी थोड़ी सी बड़ी है तो इसको पूरा कवर करना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैं चाहूँगा इसका जो सेकंड पार्ट है उसे हम कल कवर करेंगे और ये कल स्टोरी पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों आज की यदि कहानी आपको अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास आपको अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और यदि आप सेकेंड पार्ट में भी इंटरेस्टेड हैं देखने में, तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएँ। सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।